हेलो एवरीवन। हम लोग केवीएस टीजीटी मैथ्स 2023 का जो पेपर हुआ था 14 फेब को, उसका सलूशन देख रहे हैं। हमने पार्ट 2 अपलोड कर ही दिए हैं, जिसमें आपने देख रखे होंगे क्वेश्चन किस तरह से जो आए हैं। पेपर का ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमें मिल रहे हैं उनका हम सलूशन कर रहे हैं। तो ये पार्ट 3 हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी तक 36 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे, तो 37 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपके पास है तो वो हमें आप सेंड कर सकते हैं, उसका हम सलूशन ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं और कुछ हमें भी याद है तो उनका हम सलूशन आपको दे रहे हैं। तो देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन इस तरह से था। एक क्यूब आपको गिवन है। उसने कहा है क्यूब की अगर हम साइड को, ठीक है, उसकी अगर हम साइड को 50% अगर इंक्रीज कर दें, क्यूब की साइड को यानी एज जिसे बोलते हो, भुजा या कोर, उसको 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा आपको बस ये निकालना है। तो 50% देखो शॉर्ट में कैसे, और आपको ऑप्शन भी सारे दे रखे थे, वो ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ। 225 पॉइंट समथिंग था, 357 या 257 के आसपास एक पॉइंट में आंसर में था। ठीक है, तो ये एमसीक्यू चुनने थे आपको। तो 50% का बच्चों मतलब होता है 1/2। इसका मतलब होता है कि अगर इनिशियल में कोई वैल्यू 2 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट का है। तो 2 से अगर साइड 2 से 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो चूंकि ये वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में आप इसको 3 बार लिखें, 2 से 3, 2 से 3, ठीक है ना। और फिर आप क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लें। तो इनिशियल वैल्यू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, अगर वॉल्यूम 8 है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, अब 27 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, 2 से 3 होना, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है ना। तो इनिशियल वैल्यू अगर 8 थी शुरू में वॉल्यूम, अब हो जाता है कितना, 27 हो जाता है। तो 8 से 27 होने में कितने का चेंज हो गया, कितने पर चेंज हो रहा है, बस ये पता हो आप परसेंट निकाल लेंगे। तो 8 पर चेंज हो रहा है कितने का, अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, 19, 19 8 27, तो 19 की इंक्रीमेंट हो रहा है 8 के हिसाब से। बस इसको आप फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर लो, इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 190 बाई कुछ इस तरह से ऐसे आपका आ जाएगा 8। आप 8 से काट दो तो 257 या 50 के आसपास जो ऑप्शन आता था वही इसका सही था। फिर भी आप देख लो, 8 2 जा और कितना आया, 69, 30 हो गया, 30 तो 8 5 नहीं 8 3 37 समथिंग आया था शायद, है मुझे याद नहीं आ रहा हम सीक्वेंस में क्या था। तो फिर भी अब इसे आप डेसिमल में तोड़ के कर सकते हैं। तो चलो फिर से आगे देख लेते हैं। फिर भी 8 से काटो तो 8 3 जा 24, 24 के आगे कितना आ गया, 60, तो 8 7 जा 56, हाँ 237 के आसपास ही शायद बना था। तो कुछ ऐसा ही इसका आंसर आएगा। बेसिक आपको याद रखना है कि 19/8 का चेंज हो रहा है और आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, डेटा सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में हो सकता है। तो आप समझ गए, एक क्वेश्चन आपका ये था। तो 37 को ऐसे करना था। आगे देखते हैं 38 नंबर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी तरह का कोई ऐसा आउटपुट मिलता है, कहीं से आपको सोर्स मिल जाता है जिसमें क्वेश्चंस आपको पता हैं, तो हमें आप सेंड कर सकते हैं। हमने आपको नंबर दे ही दिया था, फिर भी आज दे देते हैं 9650505156 पर। ये 0 है, 96 50 50 51 54। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर दें तो हम उन क्वेश्चन को भी नेक्स्ट पार्ट में शामिल करके अपना आंसर दे रहे होंगे। आगे देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर में कहा गया है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैविंग 2 इक्वल रूट्स, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी भी थी ax² + bx + c, इस तरह से दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + b + c = 0 है, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो आपको बताना था कि a b c में जो कैसे क्या बिहेव करेंगे। a b c पहला ऑप्शन जो लिखा था शायद, a b के साइन a एंड c हैव सेम साइन, कुछ इस तरह से ऑप्शन थे। और b था अपोजिट साइन, a और c के होंगे अपोजिट साइन होंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए थे। तो मेन हमें जो देखना था कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हो अगर 2 इक्वल रूट्स है तो आप जानते हो b² - 4ac = 0 या b² = 4ac होता है। तो 4 तो नंबर हो गया है ना। तो आपका जो साइन डिपेंड करेगा वो b पे डिपेंडेगा। और abc ये नॉन जीरो शायद लिखा हुआ था मुझे जैसा याद आ रहा है, फिर भी तो आप यहाँ समझ सकते हो। देखो अगर ये 0 हो जाएगा, सोचो
अगर मैं कहूँ कि नॉन जीरो नहीं भी है, तो अगर ए आपने जीरो कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो रहेगी नहीं। तो अगर जीरो है तो ए सी जीरो भी हो सकते थे, ए या सी में कोई जीरो, मतलब ए जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता था अगर ये जीरो, बट शायद नॉन जीरो लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आता है अगर टू इक्वल रूट्स हों। अब सोचो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर बी नॉन जीरो है तो क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो गया, राइट हैंड साइड पॉजिटिव कब होगा, जब कोई दो प्लस प्लस के नंबर मल्टीप्लाई हों या दोनों माइनस माइनस के नंबर मल्टीप्लाई हों। तो ए और सी या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, क्योंकि 4 तो है, नंबर पॉजिटिव आपका रखा हुआ है। अब साइन किस पे डिपेंड करेगा, ए और सी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ए और सी दोनों या तो प्लस के या दोनों माइनस के हों, यानी कि दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व में आगे होंगे। तो 38 के बाद 39 में देख लेते हैं। 39 में लिखा हुआ था कि जो एक नंबर है √2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई होल रूट है और 2 प्लस √7 ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। इज अभी कैसे नंबर है आपको बताना है, रैशनल, बी ऑप्शन इरेशनल, सी में था इंटीजर एंड नेचुरल। कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिए थे 4, इंटीजर नंबर है या नेचुरल है। आप जानते हो इंटीजर नेचुरल डिफर करते हैं। इंटीजर आपका प्लस माइनस जीरो सबके साथ आता है, नेचुरल नंबर जीरो छोड़ करके 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है और उसके अंदर आपका इंटीजर भी शामिल हो जाता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर है, या इरेशनल जिनका रूट आप हटा नहीं पा रहे होते, ये इरेशनल होती हैं। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा किसी भी तरह से, आउटपुट आपका क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। जो मैंने सॉल्व किया था मेरे हिसाब से वहाँ पे इरेशनल ही आया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको सॉल्व करके मैंने ट्राई किया हुआ था, तो मेरा जो आंसर आया वही मैंने आपको भी बताया हुआ है। तो ये हो गए 38 तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास किसी तरह का कोई सलूशन है तो मुझे ज़रूर आप भेज सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा। मेरा जो इसका एनालिसिस काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, मुझसे भी पूछा कि कैसा लगा आपका पेपर। तो मैं तो ये कहूँगा कि पेपर बहुत ही आसान था। अगर आपने 9th-10th थोड़ा सा अच्छे से कर रखा, मैं ये नहीं कहूँगा कि 9th-10th आपने केवल एनसीईआरटी लगाई है या अपने स्टेट बोर्ड की बुक लगा रखी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हो, उसको करने से। वैसे एनसीईआरटी अब सब जगह चल रही है, अगर आप वही केवल लगाते हो तो प्रॉब्लम है आपके लिए, आप शायद उतना अच्छा ना कर पाएँ। लेकिन अगर थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर आपने सॉल्व किया हुआ है तो ये फिर आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 39 था, हाँ 40 देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा था कि 2 की पावर था शायद, नहीं 4 की पावर में था, कितना था, 2x-1 रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, 4 की पावर में 2x-2 था, इक्वल टू कितना था, 32, 33, 384 था शायद, 384 था, हाँ सही है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x करना था। और ऑप्शन आपको दिए थे 13/4, 7/4, ऐसे कुछ करके 11/4, कुछ और भी नंबर थे, जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। डेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद यही पूरा है, होपली मैं कह सकता हूँ कि यही है डेटा। देखते हैं कैसा था, बट क्वेश्चन का टाइप सेम है, थोड़ा बहुत हो सकता है नंबर सॉल्व करने में अगर इफेक्ट डालेगा तो, बट मेमोरी बेस जैसा मैं कह रहा हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको, अगर एक पैटर्न मिल जाएगा कि किस तरह से केवीएस टीजीटी का पेपर आता है। तो मैंने जो इसको लिखा था 2 की पावर आप इसे लिख सकते हो 2, है ना, और बाहर कितना 2x-1 तो लिख ही सकते हो इस तरह से, और 2x-1 माइनस 2 की पावर इसे भी 2 लिख दूँ, और कितना 2x-2 लिख दूँ। आप ऐसे देखो, दोनों में 4 की पावर है, दोनों डिफरेंस कितना, केवल एक पावर का डिफरेंस है, फिर भी हमने लिख दिया। तो आगे इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 384 को जब आप सॉल्व करोगे, 384 को सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 की पावर 7, 128 इंटू में 3, 24, हाँ 128 इंटू 3 आ रहा है।
तो ये आपको मिल जाएगा। अब ये ए की पावर m इंटू एन का फॉर्म, तो mn का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 4x माइनस का 2 माइनस 2 की पावर में 4x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना 3 इंटू इसे 2 की पावर 7 भी आप लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो 2 की पावर 4x है, 2 की पावर 4x है, तो वो कॉमन भी लिख सकते हो या फिर ऐसे कहें, देखो इन दोनों मिनिमम पावर कितनी है, ये वाली पावर मिनिमम है, तो आप 2 की पावर 4x माइनस 4 को कॉमन ले लो। ठीक है, क्या कॉमन लें, 2 की पावर 4x माइनस 4 कॉमन ले लो। और पावर का अंतर कितना, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे पावर का अंतर 2 का हो चुका है, तो ये पावर देखो यहाँ पे 2 कम सब्ट्रैक्ट है, तो यानी 2 ज़्यादा पावर है, तो 2 की पावर ये 2 है, बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, पूरा टर्म निकल गया तो 1 बचेगा। ये स्टेप 7 में आई थिंक आ रही होगी आपको। और ये 4 माइनस 1 तो 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर ये है, 2 की पावर ये, बेस सेम, तो पावर को इक्वेट कर दो, 4x माइनस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7, सॉरी बेस सेम, पावर को इक्वेट करो ओनली, तो 7 के इक्वल करना, 4x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11, तो x इक्वल टू कितना आ गया 11/4। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 40 था, 41 की ओर आते हैं। फोर्टी वन में कह रहा था पी क्यू आर एस एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये मैं बना के दे रहा हूँ लेकिन उसमें बना हुआ नहीं था, लैंग्वेज लिखा था पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है। कंडीशन ये दी थी उसने कि पी प्लस एंगल आर जो है वो था थ्राइस ऑफ एंगल क्यू प्लस एंगल एस। ठीक है, एंगल क्यू प्लस एंगल एस, ये आपको कंडीशन दे रखी थी। और एंगल एक दिया था पी, दिया था शायद उसने, हाँ 120 दिया था पी, और आपको पूछा था उसने एंगल आर पूछा था, ये वाला एंगल आर। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था, तो चलो देखते हैं कैसे करना था। आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल अगर है तो इसके सभी एंगल का सम कितना हो गया 360 हो गया, तो आप क्या लिख रहे होंगे सोल्यूशन में, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस और एस, सबका सम करने पे 360 डिग्री आ जाएगा। तो मैं उन सबको एक साथ कर लेता हूँ, पी प्लस आर को एक साथ कर लो आप, क्या बचा, एंगल क्यू प्लस एंगल एस बच गया इक्वल टू 360 बच गया। अब मैं P प्लस आर या Q प्लस एस किसी एक को हटाऊंगा, तो मैं Q प्लस एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, P प्लस आर बाई 3, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/3 ऑफ एंगल P प्लस एंगल R 360, और शुरू में क्या है, एंगल P प्लस एंगल R है। आप ऐसे समझो ये कोई इतना पूरा x है, ये भी x है, ये x प्लस एक्स बाई 3 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 टाइम्स ऑफ एंगल P प्लस एंगल R हो जाएगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से कैंसिल कर लो, 4 9 जा 90 और 3 9 जा 27, 270 आ गया किसका सम, P प्लस एंगल R की वैल्यू का सम आ गया। तो यहाँ पे आप एक एंगल जो आपको गिवन था P की वैल्यू 120 आप रख लीजिए, तो 120 प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो जब एंगल R आप निकाल रहे होंगे तो 270 माइनस 120 आंसर कितना 150 आपका आ जाएगा एंगल R की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें आपको दिया गया था कि कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसने बना के नहीं दिया था, बोला था इस तरह से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 25, एन क्लास विड्थ जो है वो आपको दिया था 5, यानी क्लास साइज जिसे आप बोलते हैं वो 5 का था। तो अपर लिमिट आपसे पूछ रहा था किसकी, 5th क्लास इंटरवल, जो आप 5वीं क्लास इंटरवल बनेगी उसकी जो अपर लिमिट होगी वो पूछ रहा था। तो सिंपल था, इसमें आप क्या करेंगे, 25 है और क्लास विड्थ कितनी 5 की, तो इसमें 5 ऐड करते रहो हमेशा, तो कितना मिलेगा 30। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी था, उसमें लिखा था डेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो 25 से 30 और 30 से फिर स्टार्ट करो लोअर लिमिट, अगली क्या होगी 5 का गैप रखते हैं 35, तो 35 से 40, 40 से फिर 45 और 45 से 50, ये 1 2 3 4 5, ये 5th हो गया ना क्लास इंटरवल, उसमें अपर लिमिट कितनी आ रही 50 आ रही, तो आंसर कितना हो जाता है इसका
50 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर इस तरह से है, आपको 3 पॉइंट दिए थे सर, आप जो मैं कह रहा हूँ 3 पॉइंट मतलब इसमें दिए थे। 3 पॉइंट इस तरह से थे कि 2 पॉइंट का मुझे याद है -4,4 था, दूसरा पॉइंट 3,-3 था। तो नेचर आप समझ रहे हो। ऐसे ही तीसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट में कोई यहाँ पे वैल्यू लिखी, दूसरी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी और इक्वल था बट साइन वाइज अपोजिट था। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ -2 रहा होगा, या अगर यहाँ -2 तो यहाँ पे 2 रहा था। कुछ इसी नेचर में तीनों पॉइंट थे, ठीक है। तो उन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करने वाली जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो कौन सी थी? तो 2 ऑप्शन मुझे अच्छे से याद है, एक था y = x, एक था x + y = 0। तीसरे और चौथे ऐसे मान लेते कोई ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आंसर इन्हीं में से था। आप जरा नेचर देखो पॉइंट में, अगर x = देखो माइनस ले रहा है तो y = कैसे ले रहा है, प्लस ले रहा है, तो साइन वाइज अपोजिट है। और यहाँ पे देखो अगर इस बार पॉजिटिव तो वो नेगेटिव लिया है। ऐसे तीसरा भी पॉइंट आपको दिया था, मान लो 2, -2 ही मान के चलें अगर, तो ये सभी पॉइंट का सम करके देखो, x की वैल्यू y की वैल्यू का सम करोगे हमेशा 0 आएगा। -4 + 4 कितना 0, 3 - 3 कितना 0। तो इस तरह से x + y आपकी क्या बन रही थी, आंसर लाइन बन रही थी। y = x कहता है कि जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू ही y की होगी, और साइन अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव होगा, जो कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यही इसका आंसर ही था, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं था, इसलिए मेमोरी बेस्ड है, बट जितना डेटा मिल रहा वो लगभग वैसा ही है। तो एक आइडिया आपको लग जाता है कि किस तरह से KVS TGT का रहा है लेवल। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन नंबर था इस तरह से कि एक कोई एंगल दिया है इस तरह से, ये 43 44 यहाँ लिख देते हैं। आपको एक एंगल गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे A था, Q P, अच्छा ये क्या है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी थी उसने, L नाम की कोई लाइन थी, लाइन L है, और इस पर परपेंडिकुलर ऐसे डाले गए थे इस तरह से। और आप जानते हो कि ये जो लाइन है ये तो लाइन थी, मतलब बाइसेक्टर लाइन थी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लाइन, और ये परपेंडिकुलर भी है। तो आप ये थ्योरम जानते हो कि एंगल बाइसेक्टर लाइन पर जितने सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो दोनों रे से, एंगल बनाने वाली जो रे होती है उनसे कैसे होते हैं, इक्वल डिस्टेंट होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। और ये आपको 4 दिया था, ये दिया था 5। तो यहाँ पे कोई पॉइंट था, मान लो O और ये P था, ठीक है। तो आपको OQ पूछा था या OP पूछा था, जो भी पूछा हो आप ये समझ लो कि OP = OQ ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, चूँकि परपेंडिकुलर पड़ा है तो डिस्टेंस ही है, तो ये कितना हो गया, बराबर हमेशा होता है, या वैसे भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये तो ये 5 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो OQ पूछा है तो भी 3 सेंटीमीटर होगा, या जो भी है, यूनिट का मैं नहीं कह रहा हूँ, और OP अगर है तो वो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो आंसर इसका कितना होता, 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, आसान था। आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर बेस्ड था। क्वेश्चन में ऐसे आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, और ax + 3y = 3 - a, 12x + ay = a, और इस तरह से दिया था, लिखा था हैविंग इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आपको k की वैल्यू निकालनी थी, क्लास 10 का ही क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं, अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता तो आपने पढ़ा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना था आपको कि ये जो a है ये उस तरफ जाके माइनस का a बन जाएगा। तो देखते हैं जरा, तो a1/a2 कितना आएगा, a/12 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, b1/b2 तो 3/a आ जाएगा, और c1/c2 अगर a को उधर ले जाओ तो c1/c2 हो जाएगा 3 - a में माइनस का a, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अब इनको ज़रा सॉल्व करो। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a × a² हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत सही से करना। अगर आपने ऐसे कर दिया a = √636, तो a की वैल्यू आप 6 ही निकालेंगे, ठीक है, बट ऐसे मत निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो 2 रूट्स निकालें। तो a की वैल्यू +-6 आएगी, चाहो तो इधर ले आओ, तो a² - 36 a + b, a - b लगा करके सॉल्व करें, a - 6 और a + 6 इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे = 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी -6 और +6। केवल एक हमने सॉल्व किया, उससे वैल्यू याद है। देखो जायज़ रीजन, ये जो सॉल्व करने का मेथड वो यही है। आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a का मल्टीप्लाई 3a में किया तो -3 है,
इक्वल टू ए में करो तो 3a माइनस का a स्क्वायर, इसको सबको इधर ही ले आते हैं, ठीक है। तो प्लस का a स्क्वायर हो गया और 3a भी इधर आ गया तो माइनस का 6a हो गया इक्वल टू 0। जो a है आप कॉमन लो तो a माइनस 6 हो गया और इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ रहा है, a इक्वल टू 0 और 6 आ रहा है। तो अब जरा MCQ देखो कितने परेशान करने वाले थे। अगर आपने इसके हिसाब से सॉल्व किया है तो आपका a की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रही होगी, ठीक है। अगर आपने इसके हिसाब से सॉल्व किया तो बी ऑप्शन आपको मिल जाता। लेकिन हमें वो बात कहनी है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, यानी ऐसी बात जो दोनों में हो, तो आपका आंसर क्या होता, 6 होता, ठीक है। जो कि बाय मिस्टेक यहाँ से 6 आ जाता, अगर आप अधूरे ही सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ से आ जाता। फिर भी अगर कभी किसी अदर क्वेश्चन में हो रहे होंगे तो हमें वहाँ पे आंसर को मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना निकलेगा, ए की वैल्यू कॉमन सोल्यूशन देना होगा, 0 ना सेटिस्फाइड करेगा दोनों को, ना ही -6 दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। आंसर कितना होगा, प्लस का 6, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 आपको दिया गया था और कह रहा था इनसे कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रही जो इनको सेटिस्फाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ज़रा सोचो, x इक्वल टू 1 अगर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये x इक्वल टू, ये x एक्सिस मानते हो, ये y एक्सिस मानते हो, तो x इक्वल टू 1 ये हो गया, अगर ये 1 डिस्टेंस आप मानते हो। y इक्वल टू 5 समथिंग 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे जाएगा y इक्वल टू 5। तो आप इनको अगर काउंट कर रहे हो y इक्वल टू 5 तो आपको देख रहे कि 2 लाइनें हैं कि एक है। तो आपको ये सोचना x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 का कॉमन सोल्यूशन क्या देता है, ये पॉइंट देता है, जो कि पॉइंट ही है ये एक पॉइंट। अगर आप मैं ऐसे लिख दूँ 1,5, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कहूँ कि 1,5 से कितनी लाइन पास हो रही होंगी तो थोड़ा उसका आंसर आसान हो जाता। तो 1,5 एक पॉइंट है और एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कितनी, देयर आर इन्फानाइट लाइन्स, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 47, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लिखा हुआ था सीधा सीधा 2x प्लस 3y और इक्वल टू 8 है। ये x एक्सिस या y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो इससे पूछ रहा था x एक्सिस को, नहीं y एक्सिस को। इट विल कट्स ऑन y एक्सिस, और वो पॉइंट आपसे पूछ रहा था। बहुत सारे आपको दिए गए थे, कुछ 2,0 0,3 कुछ इस तरह से पॉइंट थे। तो ये आपको पता है अगर x एक्सिस पे कहीं भी कट करेगा तो वहाँ पे y एक्सिस पर, तो y एक्सिस को अगर कट करता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू को 0 रखना होता है, हर जगह 0 होगा। तो आपको कुछ ऑप्शन ऐसे ही हटा देना था। जैसे मान लो कोई ऑप्शन दिया 3,7 दे दिया, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x 0 नहीं है। तो कुछ ऑप्शन आप ऐसे निगलेक्ट कर सकते थे। 2 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे मैक्सिमम जिनमें आपको देखना होगा क्या वैल्यू होती है। तो चलो रख देते हैं x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 का पूरा 0 हो गया, 3y इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी हो गई, 8/3। ये क्लास 9 के बच्चे भी शायद कर सकते थे। तो आंसर कितना इसका आने वाला, 8/3। आगे देखते हैं 8/3। अच्छा नहीं, इसमें पूछा था पॉइंट पूछा था ना, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 तो पॉइंट के फॉर्म में आंसर दिया था इसका 0,8/3, ठीक है। इंटरसेप्ट अगर पूछता कितने लंबा कट रहा है वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया 8/3, क्योंकि लाइन इस तरह से कहीं जा रही होगी जो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे यहाँ कहीं कट कर रही होगी, तो ऐसे लाइन कहीं जा रही होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ है 8/3 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,8/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 इस तरह से है, आपको एक सर्किल गिवन था, लैंग्वेज के फॉर्म में था, फिगर आप खुद ही बनाएंगे। तो ये सर्किल हो गया, ठीक है। इस सर्किल की एक कॉर्ड उसने कहा था PQ है, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। और इसी कॉर्ड अगर ये P पॉइंट आप मानते हो तो ये Q हो गया। ये PQ कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, जिसका सेंटर O हो, तो एंगल POQ करके ऐसे उसने पूछा था, POQ कितना होगा। अगर P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है जो कि कॉर्ड के साथ में 40 डिग्री का एंगल बनाती है, कॉर्ड के साथ में कितना एंगल बनाती है 40 डिग्री का। इतना सब आपको गिवन था, ठीक है। फिर से समझें, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, PQ उसकी कोई कॉर्ड थी और P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है, PT या PR करके कुछ भी मान लो, चलो R मान लेते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ करी गई जो कि कॉर्ड के साथ टेंजेंट 40 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको कॉर्ड का सेंटर पर सबटेंडेंट एंगल POQ बताना था, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 40 है, अगर आप इसे ज्वाइन कर दो ऐसे थोड़ी देर के लिए, मान लो आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप जानते हो, थोड़ा सा बदल लेते फिगर को, ऐसे देखते हैं। मान लो ये आपका है सर्कल, ये आपकी टेंजेंट हो गई, और कोई कॉर्ड ले लेते हैं इधर ऐसे, ये है 40 डिग्री, ठीक है। और ये आपका सेंटर पर सेंटर हो गया O, और ये P पॉइंट लेते हैं, ये R मान लेते हैं, इधर दे देते हैं Q को।
तो इस कोऑर्डिनेट सेंटर पे जो ये एंगल बना रखा है, ये वाला आपको बताना था कितना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये है 40। क्या आप जानते हो रेडियस है और टेंजेंट इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है। ये 90 है, 90 में से 40 कम हो गया, कितना बचा? 50 बचा। एक ट्रायंगल है जिसकी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु, है ना। तो दो, इसके सामने का एंगल 50, तो इसके सामने का भी एंगल कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये 50 50 100 हो गया। इधर कितना हो जाएगा? टोटल सम 180 के हिसाब से ये बच गया, ये 100 हो गया। ये 180 के हिसाब से कितना छूट गया? 80 डिग्री छूट गया। तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 49 क्लास 10th पर बेस्ड था क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको रेडियस का रेशियो दिया 4:3 और हाइट का रेशियो 3:2। किसकी हाइट किसकी रेडियस? कोन और सिलेंडर, ऑर्डर बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कोन और सिलेंडर की रेडियस का रेशियो 4:3, कोन और सिलेंडर की हाइट का रेशियो 3:2, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि जो अगर कोन और सिलेंडर हैं तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच से लिख रहा हूँ, और सिलेंडर अगर है तो सी एल लिख रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम दोनों के लिए कितना? पाई आर स्क्वायर और एच स्मॉल में ले लिया। ठीक है, तो आपको जो अगर सिलेंडर के लिए मैंने कैपिटल आर लिया, नहीं कोन के लिए कैपिटल आर लिया, तो कैपिटल आर रेशियो क्या दिया है आपको? स्मॉल आर दिया है, और यहाँ पे कैपिटल एच रेशियो स्मॉल एच गिवन है। ठीक है, तो मैं इन दोनों के वॉल्यूम को एक बार डिवाइड करता हूँ। ऑर्डर था कोन सिलेंडर का, तो वॉल्यूम भी कोन अपॉन में सिलेंडर। ठीक है, कोन सी एन, सिलेंडर सी एल से लिख दिया। तो पाई से पाई कैंसिल कर लो, 1/3 आप रख लो, और डिवाइड करोगे तो आर बाई आर को एक साथ पैक कर लो, आर बाई आर को स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई एच बाई एच को भी एक साथ पैक कर लो, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। 1/3 आर बाई आर यानी रेडियस का रेशियो, आर बाई आर 4/3 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 16/9 हो जाएगा। एच बाई एच 3/2 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेना है। 3 से कैंसिल करो और 2 से इसे कैंसिल करो, 8, तो 8/9 ये रेशियो बन गया 8:9। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 50 की तरफ। ये भी आपका क्लास 10 के क्वेश्चन पर बेस है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल उसमें चैप्टर है, उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता, दो आपको कॉन्सेंट्रिक यानी सेकेंडरी सर्किल आपको दिए गए थे, सेकेंडरी या कॉन्सेंट्रिक जिनके सेंटर सेम हो। तो एक सर्कल अगर ये है, इसके बाहर एक सर्किल दिया था, तो जो बाहर या बड़ी रेडियस वाला सर्किल है उसका हमें एरिया गिवन था 1386। तो एरिया गिवन है बड़े वाले सर्किल का 1386, और छोटे वाले सर्किल की रेडियस गिवन थी जो कि कितनी थी? 17.5 गिवन थी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था इनकी जो विड्थ है, ये जो रिंग बन जा रही है, इससे दोनों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो एक भाग दिख रहा है, ये एक रिंग के फॉर्म में बन जा रहा है। तो इसी रिंग या वलय का विड्थ कितना है, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो किस तरह से आएगा? आप पूरे बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकाल लो और छोटे वाले की रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपको विड्थ मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं। एरिया बड़े वाले सर्कल के हिसाब से अगर कहें तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 1386, और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1386 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू 22, 7 को ऊपर कर लें तो 7/25, 22 से हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, या तो इसको आप कैंसिल करिए 2 बार में, और 2 से करो 6 बार में, 12 हो गया, 18 हो गया, 2 9 हो गया, अब कितना आएगा? 2 3 आ गया। ठीक है, और 2 से कैंसिल किया था तो 11 आएगा यहाँ पे, हाँ, और 11 से जब इसे कैंसिल करोगे तो 63 आएगा, और 63 को लिखो 7 × 9, तो ये 9 का पेयर, और 9 से 3 का पेयर बनेगा, 7 एक पेयर बन गया, 7 × 3 का स्क्वायर, तो ये 7 × 3 यानी 21 आपकी रेडियस आ जाएगी। यहाँ से रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर, यानी ये पूरे वाले सर्कल की रेडियस की लेंथ कितनी? 21 है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये 17.5, तो विड्थ कितनी होगी? सब्ट्रैक्ट करो, 21 - 17.5 कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान था। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको अगले क्वेश्चन में कह रहा था ये आपका एपी पर बेस्ड है, सम पर बेस्ड है, एपी के सम, यानी एस एन आपको एक्चुअली लिख के ही दिया था उसने, n² + 3n इस तरह से दिया था, और आपसे कह रहा था इसका डिस्क्रीमेंट
कॉमन डिफरेंस निकालो, सारवांतर निकालो डी। तो ये सम दिया है, टर्म नहीं दिया है, तो आप इसमें S1 रखो। सिंपली मेथड यही होता है, मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म तक का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड मैं बता रहा हूँ, और भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। और यहाँ पे कितना आ रहा है, n की वैल्यू जैसे 1 रखी, 1 + 3 तो 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो, अच्छा S1 ही आपका पहला टर्म होता है तो A1 आ गया। n की वैल्यू 2 रखो तो S2 निकल के आएगा, और S2 क्या होता है, A1 + A2 होता है। S2 क्या होता है, A1 + A2 होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। S2 मतलब 2 टर्म तक का सम, तो 2 टर्म मतलब A1 A2 का सम। तो चलो n की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 और +6 10 हो गया शायद, हाँ 10 हो जाएगा। अब आप 10 निकाल चुके, 2 टर्म का सम, पहला टर्म इतना है तो दूसरा टर्म कितना हो गया यहाँ से, 10 माइनस का 4 तो आ गया 6 आ गया। पहला टर्म आपका है 4, दूसरा टर्म आपका है 6, तो डी कितना आ गया, A2 - A1, 6 - 4 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल उसने ऐसे पूछ रखा था। ये आपका 52 नंबर प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था, और आपको दिया था 10 से लेकर 90 तक, इनको भी इंक्लूड करना है। आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी थी कि जो दोनों नंबर आपकी, देखो 10 से 90 तक 2 डिजिट नंबर जो होगी, 2 डिजिट नंबर्स में बोथ डिजिट्स आर प्राइम। दोनों नंबर कैसी होंगी, जो 2 डिजिट के नंबर आपके निकल करके आए 10 से 90 के बीच में, वो एक प्राइम नंबर निकल के आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी। फिर से समझो, सेंटेंस पूरा सही से लिखा था प्रॉपर, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा क्या दिक्कत मुझे आ रही थी। 10 से लेकर 90 तक की सारी 2 डिजिट के नंबर्स में से आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो नंबर सेलेक्ट की जाए वो ऐसी नंबर हो जिसकी दोनों डिजिट क्या हो, प्राइम्स हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस तरह से कहा गया था। अब समझो ज़रा, पहले तो सैम्पल स्पेस में कितने टोटल एलिमेंट आएंगे उसके बारे में सोचो। टोटल हमारे पास 100 नंबर है, 90 के इधर 10 नंबर आपने कम कर दी, और एक यहाँ पे अगर देखो तो 9 नंबर यहाँ पे कम हो गई, तो 10 और 9 19 नंबर कम हो गई 100 में से आपकी टोटल। तो आप कह सकते हो कि 81 हो गया हमारा सैम्पल स्पेस में, NS की वैल्यू 81 हो गई। टोटल फेवरेबल केसेस, इन्हीं 81 में से हमें सिलेक्ट करनी थी वो नंबर्स जिनके दोनों डिजिट क्या हो, प्राइम हो। प्राइम तो आप जानते हो, प्राइम नंबर्स है ना, 2 3 5 7 है ना, यही हो सकते हैं ना, और 2 डिजिट में आएंगे तो ये रिपीट होने लगेंगे। तो आप ज़रा सोचो किस तरह के नंबर होंगे, क्या 11 से लेकर 20 तक कोई आपको प्राइम नंबर मिलेगी जिसके दोनों डिजिट प्राइम नंबर हो, है ना, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि 11 में 1 1 सब जगह चल रहा होगा, 1 इस तरफ बैठेगा हमेशा, 1 से लेकर 19 तक 1 क्या करेगा, प्राइम नहीं होने देगा, क्योंकि 1 प्राइम होता ही नहीं है। तो इस लाइन में आपको कोई नहीं मिलेगा। अगली आएगी 21 से लेकर 30 तक, यहाँ भी आपको कोई प्राइम नंबर नहीं मिले, क्योंकि दोनों डिजिट में 2 आपका क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है। सॉरी 2 तो था, हाँ 2 आपको मिलेगा, सॉरी इस बात के लिए 2 तो मिलेगा, लेकिन इसके इधर ज़रा सोचो, क्या ये आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 है। तो ऐसे ही आपको चीज़ें निकालनी होंगी। ठीक है, तो देखो मैंने जो किए थे उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि आपको नंबर देखनी होगी कौन कौन सी। 33 में वाली लाइन में जब आओगे तो आपको 35 मिलेगा एक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोड़ा किसको, 22 को छोड़ा है और 25 को छोड़ा, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा डेटा को लेके शायद भूल रहा हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे था क्वेश्चन। लगभग ऐसा ही था, बनाने में ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि ऑप्शन जब मैच करा रहे थे तो ऑप्शन इस तरह से नहीं था, क्या ये रिपीट करने वाला लेना है कि नहीं, कि दोनों डिजिट रिपीट हों। उसने यहाँ पे ये कीवर्ड नहीं लगाया था, क्योंकि इसी ऑप्शन को जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो मुझे भी प्रॉब्लम यही बात की आ रही थी कि किस तरह से सेलेक्ट करें, क्या उसके दोनों डिजिट रिपीट हों कि ना, क्योंकि इस बारे में साफ नहीं था। मेरे हिसाब से दोनों डिजिट को लेना चाहिए था। 22 जैसे यहाँ पर ये भी लेना चाहिए था, 33 ये भी लेना चाहिए था, क्योंकि 3 और 3 आपके दोनों डिजिट कैसे हैं, प्राइम ही हैं। 55 लेना चाहिए था, 77 लेना चाहिए था, है ना, इस तरह। तो यही आपके इतने सारे केसेस बन जा रहे, कितने 1 2 3 4 4 तो केसेस यही बन गए। इसके बाद आप 23 अगर लिख दो, है ना, और 32 लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी बन जाएंगे आपके। और जो न्यूमरेटर चल रहा था, मैक्सिमम न्यूमरेटर गया था 8 तक गया था, है ना,
और 8 तक गया था, इस हिसाब से जब कर रहे थे तो इसके ऑप्शन को लेकर के मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे वो समझ में नहीं आया, तो मैं डेटा को सही से समझ नहीं पा रहा था उस टाइम पे जल्दबाजी में। और अभी मुझे जितना याद उसके हिसाब से ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में तो वही बात बैठी जिसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया था डेटा को। और या तो पूरा क्वेश्चन फिर से देखने को मिल जाए तो मैं आपको फिर से समझ सकता हूँ खुद से, फिर बता सकता हूँ। तो ऑप्शन में जो देखो नीचे तो 81, सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नीचे 81 आएगा, क्यों? क्योंकि 10 से लेकर 90 तक की ही बात उसने करी थी, इसमें से टोटल आउटकम कितने? नीचे 81, और सबके ऑप्शन में भी नीचे 81 ही लिखा था, इतने अपॉन 81, इतने अपॉन 81, इस तरह से ही लगभग लिखा हुआ था। ठीक है, तो बात आई न्यूमरेटर में क्या बिठाई जाए, तो न्यूमरेटर में उतनी बैठी जितनी आपको नंबर मिलेंगी। तो अगर मैं रिपीट भी कर दूं ना सारे डिजिट, तो कम से कम 4 आउटकम्स ये हो गए, और 2 जैसे मैंने ये लिख दिए तो 6 यही हो जा रहे हैं। और भी अगर आप लिख लो कितना, 52 लिख दो, 57 लिख, नहीं 57 तो नहीं होगा, 52 लिख दो और 53 लिख दो। ठीक है, 50, ऐसे आप 63, 67 लिख सकते हो। और देखो ये 3-4 मैंने और दे दिए, तो कम से कम ये 9 के ऊपर तो मेरा अभी जाने लगा। और जब मैं ऑप्शन देख रहा था तो उसमें कोई 8 से बड़ा न्यूमरेटर किसी का नहीं था, 6 था, 8 था, 4 था, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। तो फिर इसको लेके मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसका मैं आंसर उस तरह पे, क्योंकि टाइमर भी चल रहा होता है, तो मैं उस टाइम दे नहीं पाया था सही से, या तो मैं समझ नहीं पाया था, या फिर मुझे कहीं ना कहीं डेटा को, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत दिया होगा, क्योंकि मैं इस तरह से अभी बयान नहीं दे सकता कि उन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया, लैंग्वेज मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, मे भी हो गया गलत तो फिर हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ इतना ही कह रहा हूँ कि शायद मुझे लगा है कि डेटा में लिखना चाहिए था उनको। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या और चीज़ें हैं हमारे पास। आप व्हाट्सअप कर दो हमें, अगर आपके पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास है, उसका हम सोल्यूशन जरूर डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर है, जो कि क्लास 10 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर ही बेस्ड था। क्वेश्चन इस तरह से था, डेटा पूरा एक्यूरेट नहीं है मेरे पास, जितना है उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा इस तरह से था, किसी रेक्टेंगल के बारे में दिया था कि उसकी लेंथ को अगर हम 4 कम कर दें और उसकी ब्रेथ को मैं 5 बढ़ा दूं, कुछ इसी तरह का ही डेटा था जैसा मुझे याद है, 5 बढ़ा दूं, तो जो अब एरिया आता है, पहले से एरिया 45 बढ़ जाता है, नया एरिया 45 बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनिशियल में मतलब लेंथ को x मान लो, विड्थ को y मान लो, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा एरिया। ठीक है, और नया एरिया के बारे में सोचो, तो लेंथ को अगर 4 कम किया तो x माइनस 4 होगी लेंथ कम, और विड्थ को अगर 5 बढ़ाएगा तो y प्लस 5 हो जाएगा। नई लेंथ ये, नई विड्थ ये, इनका मल्टीप्लाई करो, नया एरिया आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये एरिया हो गया नया, तो a डैश इसे लिख दें, इसे a लिखते हैं। तो नया एरिया जो a डैश है वो अब पहले से कितना अधिक हो जाता है, 45 अधिक हो जाता है। तो a डैश माइनस a करके आप निकाल लोगे 45, वैल्यू रखोगे तो x माइनस 4 और y प्लस 4 माइनस ये नया एरिया, पुराना कितना x y, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 45 आएगा। इसे सॉल्व करना होता है, आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व किया, आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो अगली बार कंडीशन क्या थी, तो उसने कहा था कि लेंथ को अगर 3 बढ़ा दें, विड्थ को 4 कम कर दें, तो एरिया आपका 67 आप बढ़ जाता है। तो इस तरह से करने पे ये आया, तो मैंने सॉल्व किया, ये 2 इक्वेशन आपकी बन गई थी। अब आप, मैंने बनाई है इक्वेशन, मुझे याद नहीं कि डेटा मैंने सही लिया है, लेकिन लगभग ही ऐसा था, मुझे 90% तो बिल्कुल बिलीव है कि डेटा साइज सही है। तो अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू अगर निकाल लोगे, तो आपसे पूछा था केवल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है ना, लेंथ की वैल्यू आपसे केवल पूछ रहा था। तो आई थिंक अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्न आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इस तरह से, आपको 2 पॉइंट दिए थे, अल्फा कॉमा बीटा प्लस 1 एंड अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 2। इसका मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट मान लो ए बी, अगर इनको रिप्रेजेंट करें ए और बी से, तो ए बी का मिड पॉइंट आपको दिया था ये 3/2 कॉमा 5/2, स्क्रीन पे सही से आ रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा था फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दीज पॉइंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट आपको निकालना था। तो उसके लिए हमें जरूरत थी अल्फा और बीटा की। तो चलो पहले इन दोनों को देखते हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2/2, तो अल्फा प्लस 1 बाई 2 कॉमा, इनका मिड पॉइंट क्या हो गया 2 बीटा प्लस 2, 2 बीटा प्लस 3। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, जो कि किसके इक्वल है, 3/2 कॉमा 5/2 के इक्वल है। तो ये वैल्यू 3/2 के इक्वल होगी, 2 से 2 कैंसिल करो, 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 3, और इस वैल्यू को इक्वल करो 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 5 के। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, 2 बीटा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू आ गया 1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 1 1 आ रही। ठीक है,
तो आपसे कह रहा है कि आपको मिड पॉइंट निकालना इन दोनों का। जरा अल्फ़ा बीटा की यहाँ पे वैल्यू रखो, तो ये पॉइंट 1 - 1 0, 2 बन जाएगा और ये भी पॉइंट कितना बनेगा 2, 0 बन जाएगा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो अगेन x1 + x2/2, तो 0 + 2, 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये भी कितना 2 + 0/2, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये ही आ रहा था। डेटा में थोड़ा यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हूँ कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नहीं याद आ रहा है, बट आंसर जो पॉइंट बने वो 0, 2 बने हैं, 2, 0 बने हैं, और आंसर भी 1, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो याद कर रखा है उसके हिसाब से मैं डेटा बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा था। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे मैंने लगभग उनका सलूशन दे दिया है, और आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे जिनमें आपसे क्लास 10th में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होते हैं, जिसमें आपसे मीन पूछता है, मीडियन पूछता है या मोड पूछता है, और क्वेश्चन जो दिए थे आपको CI के टर्म्स में दिए थे, यानी क्लास इंटरवल बना करके उसने दिए थे। ये 3 क्वेश्चन बने थे, एक पे मीडियन पूछा था, एक पे मोड पूछा था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे 3 आए। तो उसका डेटा चूँकि टेबल के फॉर्म में काफ़ी बड़ा होता है, उससे मैं कहीं याद नहीं कर सकता, तो वो मैंने आपको उस पर बेस बताया, क्वेश्चन ऐसे भी बने थे। तो यही मेरा अभी तक का है जो सलूशन हुआ है, पार्ट 3 है। आगे हम तभी भेज पाएंगे जब आप हमारी हेल्प करोगे। क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, सर व्हाट्सअप करें, हम सबका सलूशन यहाँ पे देंगे। पेपर मेरे लिए बहुत ही आसान रहा है, बहुत टफ नहीं रहा है। चलो आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए।